इस नेपाल वर्सेस कनाडा ओडीआई मैच की पहले मैच की पोस्ट मैच एनालिसिस शुरू करने से पहले सबसे पहले कहीं ना कहीं दो चीजें जो हमें कहनी थी इस वीडियो से एनालिसिस शुरू करने से पहले वो हम बात कर लेते हैं, फिर चलते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले यहाँ बात की जाए तो एक चीज यहाँ पर बिल्कुल जरूर पॉइंट आउट, दो चीजें पॉइंट आउट करना चाहेगा। पहली चीज ये है कि जो स्ट्रीमिंग आज रही है वो बहुत ही ज्यादा एक लेट डाउन के तौर पर रही है, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रही है। बहुत दिक्कत हुई पहली इनिंग में भी मैंने मैच देखने में, और डेफिनेटली सिर्फ हमें ही नहीं, शायद आपको भी बहुत दिक्कत हुई होगी। उसके बाद सेकंड इनिंग में भी जब शुरू हुआ बैटिंग यूनिट, तब भी काफी ज्यादा दिक्कत हुई है, कभी कभी ब्लैकआउट हो रहा है और टेक्निकल दिक्कत हुई है। और पूरी यकीन मानिए पूरे के पूरे 100 ओवर तो हुए ही नहीं मैच के, जितने भी ओवर हुए हैं बस पहले इनिंग का पूरा होगा, कहीं पर भी कमेंट्री सुनने को मिली नहीं, साउंड की प्रॉब्लम लगातार रही है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत जरूर है। इस चीजों को थोड़ा सा बेहतर करें तो बहुत बेहतर है। इसका थोड़ा टेस्टिंग वगैरह अगर पहले ही हो जाता, बिल्कुल एक 6-7 घंटे पहले या फिर कल तक ये चीजें हो जाती, कम से कम साउंड आउट वगैरह का पहले हो जाता तो कहीं ना कहीं बेहतर रहता। लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है पहले मैच में, जहां तक बात है टेक्निकल वे में, और उम्मीद है कि सेकंड मैच में हमें सारी स्मूथ तरीके से वापस देखने को जरूर मिलेगी। और दूसरी चीज जो है वो है, आप ही बताइए। जरूर, और जो हर बार की तरह जो पब्लिक आई है देखने के लिए, फैंस आए हैं बहुत तादाद में देखने के लिए, जो कि ओडीआई में बहुत कम देखा जाता है, फुल मेंबरों के ओडीआई में कम होने लगी। जरूर, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो नेपाल फैंस हैं वो ओडीआई को भी उतना ही सीरियसली ले रहे हैं जितना टी20 को। तो बहुत अच्छा लगा देखकर कि ओडीआई में भी इतनी भीड़े आ रही। बिल्कुल, और वो भी कनाडा के साथ ही ऑलरेडी रिलीज हो रही है, उसको देखते हुए तो और ज्यादा कहीं ना कहीं बहुत बेहतर लगा। तो वेल डन, फैंस ऐसे ही आते रहिए, क्योंकि इस लॉन्गर फॉर्मेट को भी लगातार सपोर्ट बना के रखिए। चलिए, ये दो बातें करनी थी, हमने कर ली। अब चलते हैं इस एनालिसिस की तरफ। जी हाँ, इस मैच की अगर बात करें तो बहुत सारे 2-3 बार ये मैच जो है ड्रामेटिक टर्न ले चुका था इस पूरे अपने क्लाइमेक्स तक पहुंचते। लेकिन ये चीजें घटी कैसे, आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ अगर देखें हम तो कई सारी चीजें हुई हैं दो अलग अलग फेसेस में। इसे अगर हम डिवाइड करें तो यार शुरुआत में करना चाहूंगा हमेशा की तरह जो हम करते हैं हमारे फेस बाय फेस से, और फेस बाय फेस कंपैरिजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस मैच से रिलेटेड, क्योंकि इसमें वो क्लियर चीजें पता चल रही है कि मामला कहां पर खराब हुआ किसी के लिए और अच्छा हुआ किसके लिए। जरूर, अगर फेस बाय फेस की बात करें 1 से 10 ओवर में नेपाल की पहले बात करें तो 53 पे 53 पे 1 विकेट था नेपाल का। और अगर हम कंपेयर करें कनाडा से तो कनाडा के 54 रन थे उस वक्त और 2 विकेट यहां पर कनाडा के गिर गए थे। तो पहला फेस ऑब्वियसली यहां पर अगर हम बात करें तो नेपाल की तरफ जाएगा, क्योंकि 1 विकेट यहां पर ज्यादा कनाडा का गिर गया था। 11 से 40 ओवर की बात करें मिड फेस की तो यहां पर 122 रन बनाए नेपाल ने 6 विकेट के नुकसान पर, और कनाडा ने वहीं पर 141 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छा फैंटास्टिक गया कनाडा के लिए ये मिड फेस की अगर हम बात करें। डेथ फेस में 41 से 50 ओवर की बात करें तो यहां पर नेपाल ने 49 रन बनाए और 3 विकेट का नुकसान यहां पर टीम को उठाना पड़ा। वहीं कनाडा की अगर हम बात करें इस डेथ फेस में तो उन्होंने 22 रन और जोड़े और 5 विकेट यहां पर डेथ फेस में कनाडा ने गवा दिए। तो 2-1 से जो फेसेस है वो नेपाल लेके जाता है, पहला फेस और डेथ फेस। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये दो फेसेस आप देख रहे हैं, और लास्ट फेस जो है वो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं नाइटमेयर साबित हुआ है कनाडा के लिए, जहां पर सिर्फ महज 22 रन उन्होंने जोड़े और 5 विकेट अपने उन्होंने गवा दिए। उस पर आगे बात जरूर करेंगे कि किस तरह से नेपाल की बॉलिंग रही है। एक हाफ बिल्कुल अलग दिखा, दूसरा हाफ आखिर इतना शानदार किस तरह से दिखा उस पर ही बात करेंगे। लेकिन अब चलते हैं सीधे हमारे बैटिंग यूनिट की तरफ। जी हाँ, बैटिंग यूनिट की अगर बात करें तो जो स्कोरर्स वगैरह रहे हैं, आज बात करें कुशल भुरतेल की एक शानदार हाफ सेंचुरी बहुत अच्छे से निकली है। जैसे हमने मैच में कहा था कि उनके बल्ले से रन निकलना जरूरी है, क्योंकि सामने एक बड़ी वर्ल्ड कप लीग 2 की राउंड आ रहा है। बिल्कुल अच्छे शॉट्स लगाए हैं उन्होंने, क्या कहेंगे आप? काफी बेहतरीन शॉट्स थे उनके बल्ले से आज जो भी निकले। कोई भी रैश शॉट हमें शायद ही देखने को मिला है आज के गेम। बिल्कुल, और बहुत अच्छा खेले हैं। 10 बाउंड्रीज उन्होंने टोटल लगाई है, 9 चौके 1 छक्का भी उन्होंने लगाया। बहुत शानदार खेले, कवर्स पे भी बैकवर्ड पॉइंट पे भी उन्होंने काफी स्ट्रेट ड्राइव भी उन्होंने मारा, बहुत खूबसूरत सा शॉट था वो। तो बहुत बेहतरीन खेले हैं आज कुशल भुरतेल, अच्छे टच में थे। थोड़ा सा आगे आने के चक्कर में जो एक बॉल साद बिन जफर की बहुत अच्छी बॉल आई और वो आउट। बिल्कुल, उसके बाद बात करें आसिफ की तो सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। शुरुआत में वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, दिख रहा था कि आसिफ को दिक्कत हो रही है। और उसके बाद कहीं ना कहीं फिर उनका पैर एक जगह जमा और फिर उन्होंने काफी ज्यादा बाहर की बॉल को कोशिश की, लगभग 5 मिनट, और बॉल पड़ने के बाद ऊपर की तरफ और आ रही थी। तो ये शॉट कहीं ना कहीं उन्हें इस बॉल को वो लीव करते तो बहुत ज्यादा यहाँ पर बेहतर हो सकता था। लेकिन इतना जरूर है कि आसिफ पे थोड़ा सा प्रेशर जरूर पड़ रहा है, उन्हें रन करने होंगे, ये जरूर डेलिकेट जरूर इस चीज को पॉइंट आउट करना चाहेगा। रोहित पुड़ैल 8 रन बनाकर आउट हो गए। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल
से लेग ग्लांस करने की जी कोशिश हाँ, वो कर रहे थे, लेकिन एज लगा और वो कहीं ना कहीं आउट हो गए, वो भी गए। यहाँ भीम शार्की की बात करना चाहेंगे, शुरुआत उन्हें मिली लेकिन उसके बाद वो अपना विकेट थ्रो कर बैठे, उन पर भी बहुत तगड़ा प्रेशर है बिल्कुल, क्योंकि उनके जी बल्ले हाँ, से जी भी हाँ। रन्स निकल नहीं रहे। टीम का रिजल्ट जो भी हो, लेकिन वो चीज अपनी जगह पर बिल्कुल स्टैंड रहेगी कि भीम शार्की के बल्ले से रन्स निकल नहीं रहे हैं। ये एक कंसर्न हमें आने वाले वक्त पे देखने को मिल सकता है। एंड क्या कहेंगे आप, शुरुआत मिल गई थी जबकि उन्हें। जरूर सही कहा आपने, और 17 रन की शुरुआत मिली, आपने आंखें जमाई, लेकिन उसके बाद आप सॉफ्ट डिसमिसल यहाँ पर हुए, आप एलबीडब्ल्यू आउट हुए, आप बॉल और बैट का कांटेक्ट नहीं रहा और वो भी पैविलियन की तरफ लौट गए। उसके बाद यानी बॉल पे से नजर हटी है, जरूर फोकस हटी, और वो इतनी जल्दी आप फोकस नहीं हटा सकते, ये 50 ओवर है, T20 नहीं है। बिल्कुल, तो उन्हें अपने ऊपर थोड़ा बॉल पर जमने के बाद तो कोई रीजन ही नहीं रह जाता जी हाँ। कि आप क्यों आउट हुए। हाँ, रिवर्स स्विंग हो रही हो बॉल या इतनी कट रही हो बॉल तो समझ में आती है, चलिए हो जाता है, लेकिन सीधी बॉल आ रही है, आप उस पर शॉट खेलते वक्त आउट हो रहे हैं और बैट और बॉल का कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा, तो जरूर ये बैट्समैन का फॉल्ट है कि बैट्समैन ने अपना विकेट दिया है। बिल्कुल। उसके बाद बात करें कुशल मल्ला की, जिन्होंने 20 रन किए, कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपना विकेट थ्रो किया है। Same वो out सेम किए, तरीके से जो long आउट on होते पे। हैं लॉन्ग ऑन जी की तरफ, वही उनका रहता है। उठा के मारा। उठा के उन्होंने मारा, वो भी कहीं ना कहीं अननेसेसरी शॉट था। वो जैसे हमने पहले कहा, वो कि बैट्समैन से अपना विकेट थ्रो करना जैसा ज्यादा था, बजाय बॉलर ने वो विकेट पिक किया। उसके बाद आरिफ शेख ने एक अच्छी इनिंग जरूर खेली, 38 रन की, बहुत ही बड़ी लंबी हो इंपॉर्टेंट। सकती थी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कहा, लंबी हो सकती थी, लेकिन डेफिनेटली वो प्ले डाउन हो गए। 38 रन की इनिंग थी, कुछ कंट्रीब्यूशन उनका यहाँ पर जरूर आया, चलिए देखकर अच्छा लगा। जी हाँ, लेकिन इस इनिंग को आप, क्योंकि आरिफ शेख जो है वो ऑलरेडी इंटरनेशनल में काफी खेल चुके हैं, तो इस इनिंग को बिल्डअप कर डेथ ओवर्स तक लेकर जाते तो और बेहतर यहाँ पर हो सकता था। उसके बाद पवन श्राफ, एक और फेलियर, जो कि उन पे तो ऑलरेडी प्रेशर है, उतने मैचेस वो खेल अच्छा किया भी, इंटरनेशनल में अभी तक अच्छा किया ही नहीं, और फिर से उनके एवरेज में कुछ ज्यादा खास बढ़त नहीं। एक और मौका उन्होंने अपना गवा दिया है यहाँ पर बैटिंग से अगर हम बात करें। सोमपाल हमेशा की तरह उन्होंने फिर से कंट्रीब्यूशन किया, अच्छा बहुत क्रूशियल कंट्रीब्यूशन था। देखिए यही, इसीलिए हम कहते हैं लगातार कि भले ही नीचे के बैट्समैन हो आप, लोअर ऑर्डर हो, टेल एंडर हो, रन आपको करने पड़ेंगे। सिर्फ बॉलिंग मेरा काम है ये सोचकर काम नहीं चलेगा आज के मॉडर्न क्रिकेट में। और सोमपाल कामी जो है वो लगातार रन कर रहे हैं, उनका बॉल से इतना खासा नहीं गया है 2023 अगर हम बात करें इन कंपेयर टू उनके पहले के मुकाबले, लेकिन बैट से उन्होंने लगातार कंट्रीब्यूट किया है, और ये उनके 27 रन कितने क्रूशियल साबित हुए ये आपने एट द एंड रिजल्ट में देखा ही। और बाकी पूरा स्कोर कार्ड यहीं पर कुछ रहा। अब बात करते हैं यहाँ पर कनाडा की बॉलिंग कार्ड की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे फॉल ऑफ विकेट की। एंड फॉल ऑफ विकेट में आपको क्या नजर आता है, बट मेजर पार्टनरशिप्स नेपाल की कहां हुई है और कहां पर आपको लगता है कि पार्टनरशिप यहां पर खिंच सकती थी? और नहीं, जरूर देखिए, अगर हम देखेंगे पार्टनरशिप में फॉल ऑफ विकेट्स में, तो पहले विकेट के लिए 48 रन की हुई है। उसके बाद हम देखें यहाँ दूसरे विकेट के लिए भी, जी हाँ, तकरीबन आप 23 रन की हुई है। हो रही थी स्टार्ट, यहाँ पर भी मिल रहा है पार्टनरशिप को, लेकिन थम सी जा रही है। तीसरे विकेट पे फिर 98 पे गिरा, फिर यहाँ पर आपकी 27 रन की पार्टनरशिप हुई, तो 20, 25, 27 यहाँ हो रहा है, जम रहा है, लेकिन बार बार गिर रही है, यानी कि बार बार गिर रहा है विकेट अगर हम देखें। उसके बाद 108, 141, थोड़ा रन यहाँ पर बल्लेबाज जोड़ रहे हैं। वापस से यहाँ पर जो एक पार्टनरशिप है वो ब्रोक हो जा रही है। बल्लेबाज अपना कहीं ना कहीं फोकस है वो इस पहले गेम में नहीं जमा पाए हैं। अगर हम पहले विकेट को देखें 48 रन, उसके बाद हमें ऐसी कोई पार्टनरशिप देखने को मिलेगी। बिल्कुल, उसके बाद कहीं ना कहीं नीचे ही आई है, जो लोअर ऑर्डर में आई है मेरे ख्याल से आया, जो 181 के बाद जो 218 पे गिरा है विकेट, वो जो पार्टनरशिप है 18 और 37 रन, और लोअर ऑर्डर में 37 रन की बहुत क्रूशियल पार्टनरशिप, और वो कहीं ना कहीं मैच विनिंग भी हुई जैसे हमने देखा। तो जो मैंने आपसे सवाल पूछा, मिडिल कौन से फेस में फॉल ऑफ विकेट में आपको कहीं ना कहीं लग रहा है जो पार्टनरशिप कहीं ना कहीं थोड़ी और खिंच सकती थी, वो डेफिनेटली मिड का फेस रहा है, मिडिल ऑर्डर जो रहा है वहां पर, जैसे हमने देखा 21 की, 27 की, ऊपर लेके जाया जा सकता था। तो यहाँ आप बात करते हैं कहीं ना कहीं कनाडा के बॉलिंग डिपार्टमेंट की। जी हाँ, बॉलिंग की अगर बात की जाए तो बॉलिंग कहीं ना कहीं कनाडा की आपको कहना होगा कि काफी बेहतर रही है, क्योंकि लगातार उन्होंने, जैसे हमने कहा कि विकेट्स नेपाल गिरते जा रहे, तो लगातार उन्होंने ब्रेक तो लगा रखा, एक स्कोर तेज से स्कोर करने नहीं दिया नेपाल को। नहीं, जरूर ये बहुत अच्छा वर्क रहा है बॉलर्स का, बहुत बेहतरीन वर्क किया है यहाँ पर कनाडा के बॉलर्स ने। देखे उदय भागवान जो है, उन्होंने बहुत अच्छी इंप्रेसिव बॉलिंग कराई। अगर हम बात करें 8 ओवर में 40 रन, एक मेडन भी है, 3 विकेट उन्होंने निकाले हैं। ईश्वर जो सोही, जो कि उन्होंने भी एक अच्छा इकोनॉमिकल बॉलिंग कराई है, ज्यादा रन्स नहीं यहाँ पर। डिलॉन हेलिजर ने आज काफी पुअर बॉलिंग कराई है, 10 ओवर में उन्होंने 66 रन दिए हैं। साद बिन जफर ने बहुत अच्छा किया, 10 ओवर में 44 रन, 2 विकेट उन्होंने निकाले हैं। शाहिद अहमद जई 8 ओवर में 2 मेडन, 26 रन,
1 विकेट निकाला है। तो बॉलर्स का यहाँ कंट्रीब्यूट जरूर रहा। हर्ष ठाकेर आए, उन्होंने भी 6 ओवर में 15 रन 1 विकेट। स्पिनर्स जो थे वो प्रेशर बनाने में जरूर कामयाब, और वही गेम में वापस लेकर आए कहीं ना कहीं। बिल्कुल, तो प्रेशर बनाने में कामयाब रहे हैं, विकेट्स भी उन्होंने निकाले हैं, डॉट बॉल्स भी काफी ज्यादा क्रिएट किए हैं उन्होंने चांसेस जो अपनी फील्डिंग से। तो काफी बेहतर रहा है। अगर हम देखें कनाडा की बॉलिंग, बैटिंग में बाद में आएंगे, लेकिन बॉलिंग से ये जो आज डे आउट रहा है कनाडा का वो काफी बिल्कुल एक्सक्लूडिंग डिलॉन हेलिजर कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बॉलिंग रही है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, उदय भगवान आपने देखा इस पहले मैच में उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर आप जो आज मैच उन्होंने खेला, उनकी बॉलिंग आपको कैसी लगी? जी हाँ, डेब्यू था, उनकी बॉलिंग आपको आज कैसी लगी? किस तरीके की उनकी वेरिएशन है, क्या स्पीड है, क्या सा आपको रनर अप लगा? क्योंकि उनसे उम्मीदें रहेंगी कनाडा को आने वाले वक्त में, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, और बेहतर होगा कि आप उन्हें जैसे आज भी नई बॉल से कराया है तो शायद उनको देखा जाए। बढ़िया है कि कलीम सना भी जब ज्वाइन होंगे यहाँ तो और ज्यादा एक 3 पेयर ऑफ पेसर हो जाएगा, बिल्कुल, डिलॉन, कलीम और उदय। आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा रहेगा। और वो लेफ्ट आर्मर है कलीम सना, तो और ज्यादा मदद मिलेगी। कुछ कुछ कंडीशन में कभी आपका थोड़ा सा कंडीशन फेवर किया, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये है कि पेसर्स लोगों को चेक करते रहना चाहिए कि विंड कहाँ की चल रही है, ये जरूर चेक करते हुए रहना चाहिए। तो उस बॉलर को, उस पेसर को उस एंड से बॉलिंग कराने देना चाहिए तो बेहतर होगा। लेकिन उदय भगवान एक अच्छे ब्राइट टैलेंट लग रहे हैं कनाडा की। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं बस इसी के बारे में बात करनी थी। मुझे पूछना था कि उदय भगवान का स्पेल जो है 8 ओवर का, वो आपको कैसा लगा, कितने उन्होंने इंप्रेस करने में कामयाब रहे? अब चलते हैं जरा कनाडा की चेस की तरफ। फेस बाय फेस ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। यहाँ बात करें एंड फेस बाय फेस की, माफ कीजिएगा, कनाडा के कंट्रीब्यूशन की, तो डेफिनेटली यहाँ पर स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रही है। अगर हम बात करें मेजॉरिटी ऑफ इस बैटिंग यूनिट, लगभग 174 या 176 पे मेरे ख्याल से 3 विकेट था, 174 पे 3 विकेट था। और वहां पर महज आप देखें तो 50-55 रन चाहिए थे टीम को, और 7 विकेट उनके हाथ में थे। उस फेस में आएंगे, लेकिन पहले बैटिंग कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। एंड प्रगट सिंह और निकोलस ने यहाँ पर एक जानदार इनिंग खेली है, कहना गलत नहीं हो। जरूर बहुत अच्छी इनिंग है। सबसे ज्यादा डिपेंड रहे हैं वो सिंगल्स पे। ये स्ट्राइक रोटेट काफी रहा है। बिल्कुल, स्ट्राइक रोटेशन जो है उनका बहुत शानदार रहा है। एक बाउंड्री के बाद वो तुरंत सिंगल ले रहे हैं, स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो प्रगट आउट हुए वो थोड़ा सा एरर है, वहां पर कहना होगा वो थोड़ा सा 50 रन के बाद उनका जो एक फोकस था, एक माइंडसेट था, वो टूट गया। वो शॉट की जरूरत नहीं थी। ये गलत है बहुत, एक ऐसे बल्लेबाज के लिए जो सेट हो चुके हैं, टीम को जीत दिलाने की तरफ बढ़ चुके हैं, और 1 डाउन में है। और देखिए रिजल्ट क्या हुआ आपकी टीम के लिए। बिल्कुल, देखिए आपने इतनी अर्ली वो शॉट खेला, फंस गए आप। आपने T20 का क्रिकेट खेला जिसकी जरूरत बिल्कुल थी नहीं वहां। अदरवाइज जो इनिंग चल रही थी निकोलस की और प्रगट वो बहुत अच्छी थी, बहुत डाउन द ग्राउंड खेल रहे थे, रन्स ले रहे थे, लेकिन वो शॉट जो उन्होंने मारा बहुत गड़बड़ा गया कनाडा के लिए सारा मामला। बिल्कुल, और वहां पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डेंट लगना जो शुरू हुआ है। प्रगट सिंह ने अपना विकेट जो है वहां थ्रो किया। उसके बाद बात करें निकोलस की, उन्होंने भी एक बेहतरीन इनिंग खेली है, 68 रन 99 बॉलों में। उनका भी स्ट्राइक रोटेशन काफी शानदार रहा है, बाउंड्रीज कम लगाई है, सिंगल्स डबल्स काफी लिए हैं। लेकिन वही हुआ कि जब एक विकेट वहां पर गिरा, उसके बाद जो जिस तरह से एक के बाद एक लगातार कोलैप्स होता चला गया कनाडा का, वो पूरी तरह से नेपाल वहां पर गेम में हावी होता चला गया। नेपाल की बॉलिंग एनालिसिस पे वो सारी चीजें पे हम बात जरूर करेंगे। हर्ष ठाकुर की यहाँ बात करूंगा मैं, एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन यहाँ पर निकल कर जरूर आया, 32 रन की इनिंग उनकी तरफ से निकल कर, लेकिन लोअर ऑर्डर में कोई भी हमें इनिंग देखने को नहीं मिली जो एग्जैक्टली इनिंग नेपाल की तरफ से सोमपाल कामी ने खेली थी। नहीं सर, देखिए चौथे विकेट के लिए 60 रनों की पार्टनरशिप हुई थी निकोलस और हर्ष के बीच में। तो ये बहुत क्रूशियल पार्टनरशिप जा रही थी, लेकिन सही वक्त पर आकर कुशल मल्ला ने इसको तोड़ा है, इस पार्टनरशिप को। बहुत ही शानदार बॉलिंग थी, बात करेंगे आगे। लेकिन ये पार्टनरशिप वाकई में मैच को ले जाने वाली थी। हर्ष ठाकुर वहां अच्छा कर रहे थे, लेकिन इसका क्रेडिट हम यहाँ बॉलर को देंगे। शानदार बॉलिंग रही है वहां पर, पूरा वो कहना होगा बैम्बूस टाइप का होगा, एक चकमा सा खा गए। बात करते हैं बॉलिंग एनालिसिस जरूर, लेकिन जो बैट्समैन है कहीं ना कहीं फॉल्ट जो है वो उसमें प्रगट सिंह का एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। जो जिस तरीके से वो आउट हुए, वो मैच इजीली जा रहा था। जो निकोलस और हर्ष के विकेट हैं वो गिराए गए हैं, खुद गिरे नहीं हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो कहने वाली बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। बिल्कुल, और उसका क्रेडिट बॉलर को ज्यादा जाएगा। चलिए अब सीधा चलते हैं, लोअर ऑर्डर में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन आया नहीं। यहाँ पर सोमपाल कामी की तरफ से जो इनिंग आई थी, एंड वो कम से कम मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो इनिंग नीचे से सात बिन जफर
को खेलनी चाहिए थी। क्या आपको वही लगता है? नहीं, बिल्कुल वो इनिंग उनकी तरफ से आनी चाहिए, 100% वहां जमना चाहिए था। जी। बिल्कुल LBW ऐसा के कैसा सामने पर्सपेक्ट? ऐसा लग रहा है, बिल्कुल उनको बल्लेबाजी आती है, लेकिन बिल्कुल देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई टैलेंट है, बैटिंग कर रहा है, ना कोई बल्ले का और बॉल का कांटेक्ट ही नहीं। बिल्कुल। चलिए अब चलते हैं बॉलिंग एनालिसिस की तरफ। यहाँ नेपाल की अगर हम बात करें बॉलिंग एनालिसिस की, तो एंड दो अलग अलग फेसेस में ये बॉलिंग रही है। फर्स्ट फेस में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा नॉर्मल गई है, ज्यादा टर्न प्लेयर्स को, बॉलर्स को नहीं मिल रही थी। स्पिनर्स की बात करें, पेसर्स की अगर बात करें तो शुरुआत में एक आध विकेट, पावर प्ले में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, पावर प्ले में 2 विकेट भी उन्होंने निकाले। जी हाँ, मैं उनके बारे में भी आपसे पूछूंगा, जैसे मैंने उदय के बारे में पूछा। उसके बाद स्पिनर्स ने कहीं ना कहीं, स्पिनर्स की भी दो अलग अलग फेस रहे। एक फेस जब उन्हें टर्न नहीं मिल रही, ज्यादा उन्हें दिक्कत नहीं हो रही है बैट्समैन को खेलने में, लेकिन उसके बाद दूसरा फेस हमने देखा जब कनाडा पूरी तरह से कोलैप्स हुई और वहां पर एक अलग ही लेवल पर हावी हुए। मैं पहले फेस की बात करूंगा। पहले बात करते हैं पेसर्स की, सोमपाल और रिजन ढकल की। सोमपाल का जो बॉलिंग रहा है, रिजन का बॉलिंग रहा है फर्स्ट पावर प्ले में, वो आपको कैसा लगा? जरूर देखिए, पेसर्स थोड़ा सा और बेहतर कर सकते थे, ये जरूर है। थोड़ा सा नई बॉल का और थोड़ा बेहतर इस्तेमाल होता तो और अच्छा होता। विजय ढक्कल ने जो बॉल कराई थी शुरू की, कुछ बॉलें, कुछ डिलीवरीज वो बहुत अच्छी थी। एक विकेट भी मिला वहां पर, वो बहुत अच्छा उनका रिदम है, हाथ दोनों उनके मूव करते हैं, इससे पेसर्स को काफी मदद मिल जाती है। अगर आप दोनों हाथ अपना मूव कराएं, काफी अच्छा फ्रीली उनका जो एक्शन है, कहना होगा बहुत अच्छा है। और शुरुआत में नई बॉल से थोड़ा सा यहाँ पर और ज्यादा हमें देखने की उम्मीद है, क्योंकि आने वाले जो टीमें हैं सामने, अभी बहुत जल्दी, इतना भी टाइम नहीं है, वहां पर इसका इस्तेमाल और बेहतर करना होगा। इन 10 ओवरों का टीम ने 2 विकेट जरूर निकाले, पर रन्स के लिए यहाँ थोड़े से पेसर्स चले गए हैं। स्पिनर्स को भी वहां बीच में लगाया गया था, जरूर है, लेकिन स्टार्टिंग में पेसर्स थोड़े लैग किए, थोड़ा सा कहीं ना कहीं और बेहतर, थोड़ा लाइन से, थोड़ा सा लेंथ से थोड़ा सा और बेहतर होना चाहिए था। बिल्कुल। तो चलिए, कहीं ना कहीं ये बात हो गई पेसर्स के बारे में। अब स्पिनर्स की यहाँ बात करते हैं। स्पिनर्स को अगर हम देखें, ललित राजवंशी हो, पवन श्राफ हो, इन लोगों ने जो बॉलिंग यहाँ पर, और सूर्य तमांग हो, जी हाँ मैं रोहित पे भी आऊंगा, सूर्य तमांग हो, तो इनका जो फर्स्ट फेस रहा है उसमें हमें ज्यादा हरकतें देखने को मिली नहीं है। एक आध डिलीवरीज कभी थोड़ी बहुत अगर टर्न हुई हो, या फिर बैट्समैन को दिक्कत हुई, खास करके ये वो फेस था फर्स्ट फेस के बाद जब परगट सिंह, निकोलस, और खास करके ये दोनों, निकोलस और परगट, ये दोनों कहीं ना कहीं बैटिंग कर रहे थे और काफी स्मूथली चीजें जा रही थी और लगातार, और इन्होंने सिंगल्स भी काफी निकाले थे, जिसकी हमने क्रेडिट ऑलरेडी इन बैट्समैन को दिया। लेकिन सेकंड फेस में आपको क्या लगता है, एक विकेट गिरने के बाद कनाडा का जो कोलैप्स हुआ है, उसमें जो रोहित ने जो कहीं ना कहीं एंट्री मारी है, उसके बाद आपको सबसे पहले मैं रोहित की बात करूंगा, फिर इन बॉलर्स ने कहीं ना कहीं अपना जो एक्टिव है शुरू किया, रोहित ने जो आगे दिलाया, एंड रोहित की जो विकेट्स गिरे हैं वो आपको क्या लगता है, क्या अलग रहा है रीजन कि रोहित पटेल को आज कहीं ना कहीं इस गेम में 4 विकेट करीब करीब मिले? जरूर देखिए, उन्होंने आगे टप्पा उन्होंने रखा है। अगर आप देखेंगे श्रेयस नोवा का विकेट, तो वो आगे खेल रहे हैं। आप देखेंगे परगट सिंह का उन्होंने स्टेप आउट करके मारा, क्योंकि वो बॉल तक पहुंच ही नहीं पा रहे होंगे, ट्राई किया होगा उन्होंने जरूर। और उसके बाद हम बात करें उदय भगवान की, तो आप देखिए वो भी बोल्ड हुए, आगे आकर वो रोकने की कोशिश कर रहे थे, एक पैर उन्होंने निकाला, लेकिन वो भी बॉल तक नहीं पहुंच सके। बहुत अच्छा टप्पा जो है वो रोहित ने सेट करके रखा कि बल्लेबाज से मैं दूर भी रहूंगा और बल्लेबाज को मैं आगे आने के लिए इनवाइट करूंगा। जो है ना, आप अंडर 19 वर्ल्ड कप के एनालिसिस में भी लगातार कह रहे थे कि स्पिनर्स का रोल ये होना चाहिए कि वो ज्यादा आगे इनवाइट करें बैट्समैन को। रोहित ने वही किया है। ये होता है, बल्लेबाजों को इतना पैर निकाल कर खेलना पसंद नहीं है। अगर ये देखा जाए, इतना ज्यादा उसके लिए बहुत स्किल चाहिए। अगर आप पैर निकाल के खेल रहे हैं, स्किल लेवल हाई होना चाहिए। बहुत रिस्क होता है पैर निकालने पे, बहुत सारे चांसेस क्रिएट हो जाते हैं आउट होने के। आप मिड विकेट पे, कवर एरिया पे, स्लिप में, या स्टंपिंग हो सकते हैं बहुत सारे, या फिर कॉट एंड बोल्ड हो सकते हैं सामने की तरफ। तो बहुत सारा एरिया खुल जाता है आउट होने का। तो बहुत स्किल चाहिए होती है जब आप पैर निकाल कर खेलें। एग्जैक्टली हमें ये देखने को मिला परगट, श्रेयस और उदय के यहाँ पर विकेट में। तो ये रोहित का पूरा प्लान रहा था और एग्जैक्टली बहुत बेहतरीन टप्पा सेट करके उन्होंने आज बॉलिंग कराई। बिल्कुल। और इसके बाद कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाते हुए बाकी प्लेयर्स ने यहाँ पर किया। और यहाँ पर अब जो दूसरे स्पिनर्स हैं, एंड कुशल मल्ला की आप बात, कुशल मल्ला की वो बॉल को जरा डिस्क्राइब आप जरूर करें, क्योंकि वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट था आज के गेम में, जब उन्होंने हर्ष ठाकुर को बोल्ड मारा। एग्जैक्टली, वो एकदम सही वक्त पर आया है, ठीक बिल्कुल आगे फ्रंट फुट पे वो बॉल थी, फ्रंट फुट पे आगे खिलाया, लेकिन पूरी तरीके से हल्का सा टर्न भी हुआ वो बॉल। जिस टप्पे पे वो डाला था, शायद गुड लेंथ के करीब वो बॉल थी आगे की तरफ, एग्जैक्टली वहां से टर्न हुआ। टर्न नहीं होता, हल्का सा मूव किया है और बस
टॉप ऑफ एज लगा स्टंप बेल्स का और सीधा बोल्ड हुए, तो ये काबिल तारीफ है कुशल मल्ला की। क्रेडिट कुशल को जाएगा। जी हाँ बिल्कुल जाएगा। बल्लेबाज को उन्होंने चकमा दे दिया पूरी तरीके से। बल्लेबाज सोच रहे थे कटेगी नहीं, शायद सीधी सीधी बॉल आएगी, लेकिन हल्का सा एकदम स्लाइट टर्न हुआ बॉल और वो सीधा स्टंप नहीं हुआ। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं रहा है। और उसके बाद जो प्रेशर आया कनाडा का, उसने बहुत बड़ा हेल्प किया बाकी प्लेयर्स को भी कहीं ना कहीं। एक के बाद एक पता नहीं उन्होंने कनाडा के बैट्समैन ने क्या अपने माइंड में फिट कर लिया कि उसके बाद उन्हें ऐसा लगता है कि सारी जो बॉलें हैं वो कहीं ना कहीं डेंजर लेवल पर लेके जा रही है। उसके बाद फिर वहां पर ललित ने भी उसमें पार्टी में एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया पहले, या फिर उसके बाद पवन श्राफ ने भी इंपॉर्टेंट विकेट वहां पर निकाला और कहीं ना कहीं पूरी टीम जो है वो ढह के चली गई। उसके बाद जो रोहित का विकेट आपने समझा, कुशल मल्ला जो ब्रेक थ्रू, उसके बाद जो विकेट्स आपको मिले हैं पवन, और अगर मैं बात करूं दलित पवन ने एक अच्छी बॉलिंग कराई थी। निकोलस को जो बॉल डाला पूरी तरीके से, वो भी चकमा खाए वहां पर। अच्छी बॉल थी वो पवन की। काफी बल्ला लगाने जा रहे थे वो, कवर रोकने जा रहे थे वो कवर की तरफ, लेकिन वो पूरी तरीके से मिस कर। यानी अनक्लियर इतना जरूर कह सकते हैं कि जो फर्स्ट हाफ में जो बॉलर्स स्पिनर्स बॉलिंग करा रहे थे, उसके मुकाबले बॉल पुरानी होने के बाद जो स्पिनर्स है उनको टर्न ज्यादा मिलना शुरू हुआ। जरूर क्लियरली विजिबल दिखा भी है, चाहे कुशल हो, रोहित हो या फिर पवन ही क्यों ना। जरूर जी हाँ। और पुरानी बॉल से बेहतर जैसे जैसे गेम थोड़ा सा आगे जाता गया, यहाँ पर जो एक टप्पे की जरूरत थी जो आज रोहित पौडेल ने ढूंढ कर दी। जी हाँ बिल्कुल, ये क्लियर मैसेज है बॉलिंग से, स्पिनर्स की बॉलिंग से, कि सूरत अमांग भी आज थोड़े से लेस नजर आए। कोई बात नहीं, पहला मैच है आपका, होता है। आप सीखिए और सीखिए, आप और बेहतर होंगे, जरूर होंगे। लेकिन जिस एक स्पॉट की, एक पिचिंग की जरूरत थी, एक एरिया की, वो रोहित ने आज प्रोवाइड कराया। बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं उसके बाद बाकी सब लेके चले, लेकिन फिर भी कहेंगे कि जो लास्ट के जो 4-5 विकेट जो गिरे हैं यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा ही कनाडा ने उस चीजों को अपने हावी ले लिया, बहुत डिफेंसिव मोड में चले गए और लास्ट के 50 रन बनाने के लिए वो भी नहीं कर पाए। उनके 7 विकेट कहीं ना कहीं आउट हो गए। तो इस तरह से इस मैच का पूरा घटा और एक ड्रामेटिक तरीके से नेपाल ने, ये पहली बार नहीं है, कई बार ड्रामेटिक विन हमने नेपाल की देखी है। अब काफी लगातार कवर कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन एज अ यूनिट परफॉर्मेंस यहाँ पर रही है। लेकिन कनाडा की भी एक चीज जरूर यहाँ पर डेलीगेट कहेगा कि कनाडा ने भी क्रिकेट जरूर अच्छा खेला है। जी हाँ, कुछ पार्ट जो है वो खराब उन्होंने खेला, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और एक जबरदस्त कोलैप्स उनका हुआ लास्ट टाइम। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ में अगर आप देखें बॉलिंग में भी कनाडा ने बहुत अच्छा इंप्रेस किया है। उसके बाद बैटिंग में देखें तो उन्होंने दिखाया, और जी हाँ उन्होंने दिखाया कि उनके पास भी बल्लेबाज हैं, वो रन्स कर सकते हैं। ये जो स्किल है बल्लेबाजों के पास, उनके पास, कनाडा के बल्लेबाजों के पास भी बहुत अच्छी। बिल्कुल। और बहुत सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगा कि उन्होंने जो स्ट्राइक रोटेशन जो पॉलिसी अपनाई थी वो बहुत ही शानदार थी, चाहे वो निकोलस हो या फिर प्रगट हो। कनाडा ने इंप्रेस जरूर किया है इस मैच में, होता है। लेकिन डेफिनेटली हमेशा की तरह चैंपियन जो है टीयू ग्राउंड पर वो नेपाल की होम टीम निकली है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर रखिए। एनालिसिस अगर आपको पसंद आया तो हमें सपोर्ट लगातार करते रहिए और बने रहिए डेलीगेट चैनल के साथ। अगर इसी तरह से हम इंटरेस्टिंग एनालिसिस और इंपॉर्टेंट फैक्टफुल एनालिसिस आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।